विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है, लेकिन सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का मसला अब भी दिल्ली में ही सुलझने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। एनडीए और महागठबंधन के तमाम रणनीतिकार इस वक्त पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। बैठकों का दौर लगातार चलता हुआ और दोनों ही खेमों के बड़े नेता दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन, दोनों ही खेमों में अंदर खाने बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। वैसे दावा तो ये किया जा रहा है कि बहुत जल्द अब कुछ तस्वीर जो है वो साफ होती हुई, फाइनल होती हुई आपके सामने होगी। एनडीए में जहां बैठक जारी है, वहीं महागठबंधन में खींचतान के बीच तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एनडीए से जुड़ी हुई, जिसमें अमित शाह के आवास पर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। संजय झा, ललन सिंह के साथ ये बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे तक अहम बैठक चलती नजर आई और फॉर्मूले से पहली फाइनल दौर की बात के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक होती है, जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप की फाइनल बैठक आज शाम आपको नजर भी आएगी, जिसमें जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक जो इस वक्त चल रही है, मानकर चला जा रहा है कि जैसे ही शाम में बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक जिसे बुलाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले, उससे पहले ही ये कोर ग्रुप की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फॉर्मूले से पहले फाइनल राउंड की बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। ये है सारे लोग क्लियर हो जाएगा सर, जल्द क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जी, सीटों का ऐलान आज हो जाएगा सर कि जल्दी क्लियर होगा, जल्दी क्लियर। उपेंद्र कुशवाहा जितना मांझी से बात सब कुछ आज हो जाएगा। और इस बड़ी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी अमितेश जुड़ रहे हैं। अमितेश, चूंकि इस वक्त जो बैठक जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है, इस बैठक को लेकर अगर हम कहें तो इस बैठक के बाद ही बीजेपी मुख्यालय में दूसरी बड़ी बैठक होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होने वाली है, तो इसे एक निर्णायक बैठक के तौर पर देखा जाए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है। अमित शाह के आवास पर जो बैठक चल रही थी उसमें धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी मौजूद थे और साथ में संजय झा और ललन सिंह गए थे। तो निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ये बैठक खत्म हो गई और उसके बाद यहाँ पर जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और इसके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। तो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक एक बार फिर से शुरू हो गई है। 1 घंटे हो गए लगभग यहाँ पर बातचीत चल रही है और यहाँ पर सीटों का मंथन चल रहा है। कल दिन भर 9 घंटे तक बैठक चली, आज भी सीटों पर मंथन हो रहा है। उसके बाद आज रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी की, शाम 6:30 बजे से शुरू होगी, देर रात तक चलेगी। उसमें सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से पूरी कवायद बीजेपी की तरफ से चल रही है और जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की जो बैठक अभी खत्म हुई है उसमें एक तरह से फाइनल टच देने की कोशिश की गई है। सब कुछ सुलझा लिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मांझी कुशवाहा से टेलीफोनिक बातचीत चल रही है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल अमितेश, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, देखिए तो बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां पर अब बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक के बाद से अब बारी है सीईसी की बैठक की। और सीईसी की बैठक में ही जो अंतिम मुहर है प्रत्याशियों के नाम पर, बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, उन पर मुहर लगेगी। तो देखिए, इस सीईसी की बैठक में जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व है उसकी मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इसके साथ साथ अमित शाह, नड्डा भी मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों के नाम फाइनल इस सीईसी की बैठक में हो सकते हैं। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमितेश, जो शाम में सीईसी की बैठक होगी, माना यह जाए कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल बीजेपी कर देगी? जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसमें एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार का नाम तय हो जाता है। इसके पहले तमाम कवायद चल रही है। पटना में भी लगातार बैठक हुई प्रदेश चुनाव समिति की। उसके बाद हर सीट पर 3 नाम दिल्ली आए हैं और यहाँ पर कल और आज लगातार मंथन चल रहा है। उसके बाद जो अंतिम बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत जो बीजेपी का जो आलाकमान होगा, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व होगा, उसके साथ जो बैठक होगी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसमें मुहर लगा दी जाएगी। उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से और उसके बाद बीजेपी अपना लिस्ट जारी कर सकती है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक साथ भी लिस्ट आने की संभावना है। इस पर भी कवायद चल रही है कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ कम से कम पहली सूची या नहीं तो बाकी सारी सीटें एक साथ घोषित करें, जिससे एक बेहतर यूनिटी का मैसेज जाए। लेकिन उसके पहले
आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक शाम 6:30 बजे होनी है पार्टी मुख्यालय में, उसके पहले जेपी नड्डा के आवास पर एक क्रूशियल बैठक चल रही है और यहाँ पर बिल्कुल अमितेश, इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, क्योंकि सियासी तौर पर यही जानना सबसे जरूरी है कि आखिर सीटों को लेकर औपचारिक तौर पर घोषणा कब की जाती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लालू तेजस्वी जो है वो दिल्ली इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सीटों पर पेंच के बीच दिल्ली में मौजूदगी इस वक्त तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की है और ये मानकर चला जा रहा है कि खींचतान के बीच जब उनकी मौजूदगी दिल्ली में है तो राहुल गांधी से मुलाकात तेजस्वी यादव की लालू प्रसाद की हो सकती है। ये संभावना जाहिर की जाती हुई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो दबाव वाली राजनीति है वो इस वक्त की जा रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर सीटों का पेच आज नहीं सुलझता है तो फिर वो अपने हिस्से की जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश शुरू कर देगी। और दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। समीकरण क्या होगा सर? गठबंधन को लेकर के समीकरण कुछ तो तय होगा। मुलाकात को लेकर क्या लगता है? आप तय कर दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप सवाल चाहे कुछ भी पूछिए विधानसभा चुनाव से जोड़कर, सीटों को लेकर, आपसी पेंच को लेकर, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने बुलाया है और उसमें मौजूद रहना जरूरी था, इस वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि इस लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों का पेच उलझा हुआ है, उस बीच बड़ी जानकारी और बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, आरजेडी से 2 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा इन दोनों विधायकों ने सौंप भी दिया है। बता दें कि प्रकाश वीर और विभा देवी ये वो नाम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और तब से ये माना जा रहा था कि वो आरजेडी से अलग हो जाएंगे और देखिए चुनावी मैदान में ये माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से उतरेंगे। तो खबर सामने आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नवादा जिले की 2 विधानसभा सीटों नवादा और रजौली से मौजूदा विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंपा है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी तेज है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पर ये दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और आरजेडी के संभावित प्रत्याशियों के नाम अब सामने आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें मधुबनी से समीर महासेठ का नाम सामने बताया जा रहा है। हालांकि ये संभावित नाम है, अस्थावा से रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया के नाम बताए जा रहे हैं जो चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से ताल ठोक सकते हैं। जहानाबाद से सुदय यादव, मटिहानी से बोगो सिंह, लालगंज से शिवानी शुक्ला, ये वो नाम है जो महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। वहीं गुरुआ की बात करें तो विनय यादव, नवीनगर से डब्लू सिंह के नाम बताए जा रहे हैं। तो पहली संभावित सूची तो हमने आप तक पहुंचाई थी, अब ये नए नाम जो संभावित सूची में जुड़ते नजर आ रहे हैं उनकी जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाता हुआ, जहां अस्थावा से रवि रंजन का नाम बताया जा रहा है, गुरुआ से विनय यादव, नवीनगर से डब्लू सिंह, साथ ही साथ लालगंज से शिवानी शुक्ला जो है उनके नाम की इस वक्त संभावित तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा जो है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, चूंकि आरजेडी के 2 चेहरे जिन्हें बीजेपी के मंच पर भी देखा गया था, उन लोगों ने आज आरजेडी को छोड़ दिया है, लेकिन अब चर्चा ये कि वो जेडीयू से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल विभा, देखिए ये 2 नाम जो है जिसमें एक विभा जो है वो हैं मौजूद विभा देवी और रजौली से मौजूदा विधायक जो हैं आरजेडी के प्रकाश वीर हैं। ये दोनों जो है वो विगत दिनों प्रधानमंत्री की जो सभा थी वहाँ पे नजर आए थे
हालांकि ये भी मैं बताता चलूं कि विभा देवी जो है वो पहले से ही जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान भी आरजेडी के जो विधायक हैं उनसे वो इतर नजर आते थे। जब भी कोई बैठक होती थी, कोई सरकार को घेरने की बात होती थी, तो वो अपना समर्थन नहीं देती नजर आ रही थी। और उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में इनके संबंध जो है वो आरजेडी से विच्छेद होंगे, क्योंकि इनके पति के ऊपर जब मामला आया था तो उस समय तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया था और उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव ने कि देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो आदेश है उसे हम मानते हैं और जो गुनाह करेगा वो सजा पाएगा। उसके बाद ही तल्खी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और विभा देवी ने मन सा बना लिया कि अब आरजेडी के साथ आगे कदम से कदम मिला करके नहीं चलना है। विगत दिनों आपने देखा भी होगा कि नवादा में जो वहां के जो कदावर नेता है, जेडीयू के नेता थे, वो आरजेडी के साथ आ गए। तो ये तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होने लगी और आज तो बजाता मोहर सी लग गई जब विभा देवी ने अपना इस्तीफा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया, नंद किशोर यादव को सौंप दिया और उनके साथ प्रकाश वीर भी जो है रजौली के विधायक, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंपा है। तो ये माना जा रहा है कि विधायकों के दल बदलने का खेल जो है वो आगे आने वाले दिनों में और दिखेगा। और इन दिनों की खासतौर पर बात करें, हम विभा देवी की बात करें या प्रकाश वीर की बात करें, ये दोनों जो है वो जेडीयू से जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के टिकट से चुनाव मैदान में नजर आएंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो चुनाव के दौरान खास तौर पे देखने को बिल्कुल। और दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को अमित जरा दिखा दें। ये वो दो तस्वीर है जो सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली तस्वीर जिसमें नवादा से दोनों विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करते हुए नंद किशोर यादव आपको दिख रहे होंगे, जहां पर इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। ये आज की तस्वीर है। चुनावी मौसम में इस वक्त जो दल बदलने वाला सिलसिला है उस तौर पर भी इस तस्वीर को देखा जा रहा है, लेकिन इसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा चुकी थी। चलिए बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ आरजेडी को बड़ा झटका इन दोनों विधायकों ने दिया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से जो संभावित लिस्ट है उम्मीदवारों की वो भी कुछ जारी की गई है, जिसमें मुन्ना शुक्ला की पत्नी सहित कुछ पुराने चेहरे हैं, बोगो सिंह हैं या फिर कुछ और चेहरे हैं वो शामिल किए गए हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मुन्ना शुक्ला की पत्नी, इसके साथ साथ कुछ और चेहरे यानी कि पुराने चेहरे ज्यादातर रिपीट है इस संभावित लिस्ट में, और क्या इस लिस्ट में खास है? बिल्कुल, देखिए ये जो बातें हैं, कल भी जो हम संभावित सूची चलाए थे उसमें अत्यधिक जो चेहरे थे वो पुराने ही थे, क्योंकि जो पहले से विधायक रहे हैं। और इस बार तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को, वर्तमान सरकार एनडीए की सरकार जो है उसको हमें हटाना है। तो ऐसे में नई जो है कह सकते हैं कि नई स्ट्रेटजी तेजस्वी नहीं अपनाना चाहते बहुत हद तक। पुराने जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जिताऊ जो प्रत्याशी रहे हैं, जो विधायक चुन करके आए हैं, उन पर ही भरोसा तेजस्वी जता रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पे नए कैंडिडेट्स को मौका दे रहे हैं, जहां वो जिताने में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। पार्टी की संख्या बल जो है विधायकों की बढ़ाने में उनकी संख्या जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है, उनके नाम जो है वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनका असर चुनाव में पड़ सकता है। तो ऐसे कुछ नए चेहरे को भी उन्होंने मैदान में उतारने का मन बनाया है, जिसमें एक नाम आपने चर्चा भी किया, लालगंज से शिवानी शुक्ला जो है वो नए चेहरे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रवि रंजन जो अस्थामा से हैं, छोटू मुखिया, ये एक नए चेहरे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दो नए चेहरे इस 7 लोगों की लिस्ट, चूंकि संभावित नामों में भी जातीय समीकरण जो है वो बखूबी नजर आता है, तो दावे से इतर जब बात चुनाव में कैंडिडेट के चयन की आती है तो जातीय समीकरण ही साधे जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे एक वक्त था जब एमवाई समीकरण से आरजेडी चलती थी, यानी कि मुस्लिम और यादव के जो है वोट बैंक के आधार पर आरजेडी आगे बढ़ती थी। लेकिन जब से तेजस्वी ने अपने हाथ में बागडोर संभाली है, उसी समय से तेजस्वी ने यह कहा है कि हम A to Z में विश्वास रखते हैं। एमवाई समीकरण तो है ही हमारा, वो मजबूत स्तंभ है, लेकिन हम सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और A to Z जो है, चाहे उसमें भूमियार हो, चाहे उसमें राजपूत हो, चाहे उसमें वैश्य हो, चाहे उसमें यादव ही क्यों ना हो, अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, या इसके अलावा हम बात करें कयास है, तो सभी को मौका तेजस्वी देना चाहते हैं। और जो जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ जो चेहरे हैं वो किसी भी जाति से हो, उन पर तेजस्वी भरोसा कर रहे हैं। और खासतौर पर बैकवर्ड की बात कर ले विभा, तो यहां सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये विधानसभा चुनाव जो हो रहा है 2025, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो नजर आ रही है वो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास की आ रही है। क्योंकि बैकवर्ड क्लास का वोट बैंक जो है जिस
करवट बैठेगा, जीत उसी की होगी। यही वजह है, चाहे बिल्कुल। और एनडीए बड़ी हो। खबर अमित इस वक्त आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो देखिए आरजेडी की हमने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बताई। अब जेडीयू खेमे से भी इस बीच बड़ी खबर है, जहां जेडीयू ने भी कुछ उम्मीदवारों की जो संभावना है वो हमारे पास वो लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है कि ये उम्मीदवार चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से हो सकते हैं। एक नाम देखिए, सकरा विधानसभा से आदित्य कुमार जेडीयू से उम्मीदवार हो सकते हैं। रुपौली से कलाधर मंडल का नाम सामने आ रहा है। ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो जमालपुर से नचिकेता का नाम सामने आ रहा है। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। राजगीर सीट से कौशल किशोर, धौरैया से मनीष कुमार, झाझा से दामोदर रावत, राजपुर से संतोष निराला, फुलवारी शरीफ से श्याम रजक का नाम सामने आ रहा है जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे, और मसौड़ी से अरुण माझी का नाम सामने आ रहा है। तो ये कुछ सीटें हैं, कुछ नाम है जो संभावित तौर पर जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर माना यह जा रहा है कि इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए एक एक जो संभावित लिस्ट है वो लगातार अब अलग अलग पार्टियों से आनी शुरू हो गई है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। आनंद, संभावित उम्मीदवार जेडीयू के कुछ नाम भी हमने बताए, इसमें क्या खास आपको नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे सकरा आदित्य कुमार हैं। इनके पिताजी अशोक चौधरी सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनके जगह उनके बेटे आदित्य कुमार को टिकट दिया जा सकता है। रुपौली से कलाधर मंडल है। पिछली बार भी जब उपचुनाव हुआ था तो कलाधर मंडल ही वहाँ पे उम्मीदवार हुए थे, लेकिन तब वो चुनाव हार गए थे। उपचुनाव में तब निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने उन्हें हराया था, लेकिन इस बार पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा किया है, क्योंकि पिछली बार हारने के बावजूद उनके पास अच्छा खासा वोट आया था। तो पार्टी ने एक बार फिर से उन पर दाव लगाया है। दूसरा है जमालपुर, नचिकेता हैं वहाँ पे जो नए उम्मीदवार के तौर पे इस बार आ सकते हैं। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कुछ दिन पहले ही पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया था, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा एक बड़े कुशवाहा लीडर के तौर पे उनकी उस इलाके में पहचान है, तो पार्टी कुशवाहा वोटरों की अहमियत को देखते हुए उन्हें टिकट दे सकता है। राजगीर से कौशल किशोर जो सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें रिपीट किया है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। धौरैया से मनीष कुमार जो पिछले बार काफ़ी कम मार्जिन से हार गए थे चुनाव, लेकिन तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, तो एक बार पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। झाझा से दामोदर रावत जेडीयू के काफ़ी पुराने नेता हैं और नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। राजपुर से संतोष निराला, ये संतोष निराला वही हैं जब मुख्यमंत्री ने बक्सर में चुनावी सभा में पहली बार किसी उम्मीदवार का नाम लिया था और जनता को बोला था कि इन्हें आशीर्वाद दीजिए, तो वो संतोष निराला ही थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो संतोष निराला को राजपुर सुरक्षित सीट से मौका मिल रहा है। फुलवारी शरीफ से श्याम रजक जो जेडीयू के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, बड़े दलित चेहरे के तौर पे भी इनकी पहचान है और इसके पहले भी फुलवारी शरीफ से विधायक रह चुके हैं, तो इस बार फुलवारी शरीफ से श्याम रजक को मौका मिल सकता है। मसौड़ी से अरुण माझी को जगह मिल सकती है और अरुण माझी मसौड़ी से जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ वजह क्या है इन्हें टिकट देने का, पार्टी क्यों इन्हें उतार सकती है, वो हमने आपको वजह भी बताई। आनंद, बड़ा एक इंटरेस्टिंग इन पूरे नामों को देखकर एक बात समझ में आती है कि भले महागठबंधन के तौर पर, एनडीए गठबंधन के तौर पर सीटों की संख्या, उम्मीदवारों की लिस्ट, इसकी तस्वीर साफ ना हो पा रही हो, लेकिन संभावित नामों की सूची जो है वो जरूर सामने आ रही है, ताकि पब्लिक तक मैसेज चला जाए कि भाई देखिए हम अपनी तरफ से इंडिविजुअली तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए अविवा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल इस मायने में भी है कि जो और एक बड़ी खबर आ रही है और आनंद, एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या है ये बड़ी खबर? बिल्कुल, प्रशांत किशोर से जुड़ी है बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हुआ है। देखिए आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में कई जो प्रतिबंध है वो भी नेताओं के ऊपर रहता है। कई काम आपको नहीं करने होते हैं, लेकिन जब आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर केस भी दर्ज होता है। वैशाली से बड़ी खबर है जहां प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रशांत किशोर पर दर्ज हुआ है। अंचलाधिकारी के आवेदन पर राघोपुर थाना में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कल सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ राघोपुर पीके पहुंचे थे और इसी को लेकर के ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है और इसको लेकर के अंचलाधिकारी के आवेदन पर राघोपुर थाने में केस दर्ज किया गया है।
तो देखिए, नेता भले ही चुनावी मैदान में हो लेकिन उन्हें संयम भी बरतना होगा। भीड़ कितनी वो जुटा रहे हैं, काफिला किस तरीके से उनका निकल रहा है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी लगातार नजर बनी रहती है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। प्रफुल्ल, कल सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ राघोपुर प्रशांत किशोर पहुंचे थे, लेकिन अब उनके ऊपर केस दर्ज, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के अपडेट क्या? जी देखिए, कल प्रशांत किशोर वहां पहुंचे थे तो गाड़ियों का काफिला, लंबा काफिला था उनके साथ और हजारों सैकड़ों लोग जो थे वो उनके साथ थे, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया गया है राघोपुर थाना में। ये जो राघोपुर अंचलाधिकारी सीओ हैं उनके आवेदन पे ये मामला दर्ज किया गया है और उनमें उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस बारे में जब एसडीओ सदर जो है यहाँ के सुबोध कुमार, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 5 से 7 गाड़ी का जो परमिशन था उनको मिला था, लेकिन उससे अधिक गाड़ी वहां पे पहुंची, उससे अधिक गाड़ियों का काफिला वहां पे था, लोगों की संख्या काफी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है और इसके उनपे केस दर्ज किया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला प्रशांत किशोर पर बताया जा रहा है कि जो काफिला लेकर के पहुंचे थे, गाड़ियों की संख्या ज्यादा थी, उनके साथ लोगों की संख्या ज्यादा थी और ऐसे में एक आपको सीमित संख्या जो है वो रखनी होती है, बाकायदा आपको उस मानक का ख्याल रखना होता है, लेकिन जब आप उससे इतर जाते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ भी जाती है और कुछ ऐसा ही प्रशांत किशोर के साथ भी हुआ है। प्रशांत किशोर पर केस दर्ज किया गया है राघोपुर में और बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी के आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी बिहार विधानसभा के चुनाव में जब दोनों तरफ महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है, लेकिन 51 जो सीटों की प्रत्याशियों की लिस्ट है वो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जारी की और माना जा रहा है कि बाकी सीटों को लेकर भी तस्वीर और जल्द साफ करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में बड़ी खबर आ रही है। 15 अक्टूबर वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ। उनकी बातचीत होगी, बिहार के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। बिहार में बीजेपी एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। मेरा आग्रह है आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और अपने सुझाव आज ही साझा करें। चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर मैं सीधे उनके साथ चर्चा भी करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 अक्टूबर की तारीख जब संवाद किया जाएगा बिहार के कार्यकर्ताओं से, एनडीए कार्यकर्ताओं से। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अब तारीखों से पहले जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत, इस बीच अपने अपने खेमे में उम्मीदवारों को लेकर और सीटों को लेकर मंथन का दौर चलता हुआ, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने वाले हैं और जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो बिहार में